Welcome friends. Let us continue our revision session and we were discussing chapter commission brokerage and discount. अब तक हमने commission brokerage और discount का कुछ part देखा है. Now let us continue for discount part, and in that specifically we are going to discuss and revise bills of exchange part. As all of you knows that bills of exchange जो बिल हम ड्रॉ करते हैं उस पे ये बात पूरी चलती है. खास जब सेलर गुड्स सेल करता है क्रेडिट पे, तभी ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मुद्दा सामने आता है कि भाई तो बायर और सेलर का इस प्रकार से ट्रांजैक्शन क्रेडिट सेल का होता है. बायर ने गुड्स परचेस किया है, सेलर ने गुड्स सेल किया है. तो इस सिचुएशन में सेलर जो है वो फ्यूचर के डेट पे ड्यू डेट उसका तैयार करता है और बिल बनाता है. तो समझ लीजिए इस दिन सेलर सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट. इस दिन से लेकर इतने महीने का नंबर ऑफ मंथ्स, इतने महीने का क्रेडिट पीरियड दिया है. मान के चलो 5 महीना, 10 महीना, 8 महीना. तो यहाँ ये महीने तक ये यहाँ पे जब भी उसने गुड्स बेचा होगा उसकी एक तारीख होगी. ठीक है. और उतने नंबर ऑफ मंथ्स को आप उसमें ऐड कर देते वो डेट में, तो वो हो जाता है नॉमिनल ड्यू डेट. पहले तो ये मैं बता दूं, जब भी बायर ने ये क्रेडिट पे परचेस किया है उस दिन ये जो है ना डेट ऑफ परचेस और यू कैन से सेल, यहां बिल बनाने जाएगा. बिल इस डेट पे बनाया जाएगा. बिल इज ड्रॉन. तो यहाँ पे हमको मिलेगा डेट ऑफ बिल ड्रॉन. क्या मिलेगा? डेट ऑफ बिल ड्रॉन. ओके. जिस दिन बिल ड्रॉ किया है वो डेट ऑफ बिल ड्रॉन है. कितने महीने का बिल ड्रॉ किया है, नंबर ऑफ मंथ के ऊपर हम चर्चा करेंगे. तो उसके हिसाब से वो नंबर ऑफ मंथ जब हम ऐड कर देंगे उस तारीख से, और जो डेट हमारे सामने आएगी उसको हम बोला करेंगे नॉमिनल ड्यू डेट. तो एक होता है डेट ऑफ बिल ड्रॉन, जिस दिन बिल ड्रॉ करा गया है, एंड वन इज नॉमिनल ड्यू डेट, मतलब नंबर ऑफ मंथ्स which we have to add in date of bill drawn, तब जाके अपने को नॉमिनल ड्यू डेट मिलता है. अब ये नॉमिनल ड्यू डेट हो जाने के बाद हमको 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करना होता है. 3 दिन का ग्रेस ड्यूरेशन ऐड करना होता है, और वो ऐड हो जाने के बाद हमको मिलता है लीगल ड्यू डेट. क्या मिलता है? लीगल ड्यू डेट. हमारे को ये लीगल ड्यू डेट से लेना देना होता है. वेरी इंपॉर्टेंट. वी आर वेरी मच कंसर्न विद दिस लीगल ड्यू डेट. बिल पे कौन सी ड्यू डेट लिखी जाती है? तो कि लीगल ड्यू डेट. कंसीडर कौन सी ड्यू डेट होती है? लीगल ड्यू डेट. ऑलवेज याद रखना. एक होता है डेट ऑफ बिल ड्रॉन, जिसके ऊपर हमने बिल ड्रॉ किया है जिस डेट पे, उससे नॉमिनल ड्यू डेट मिलेगा जब आप नंबर ऑफ मंथ्स जितना भी आपने क्रेडिट पीरियड दिया है ना, ये मैं इसमें ये लिख सकता हूं क्रेडिट पीरियड.
ये कितने दिन का क्रेडिट पीरियड दिया होगा इन टर्म्स ऑफ मंथ, आपको इंफॉर्मेशन दिया करते हैं इन लोग, तो मंथ उतने आपको ऐड कर देने का और उतने हिसाब से आपको वहां नॉमिनल ड्यू डेट मिल जाएगा, एंड देन यू ऐड 3 days मोर एंड देयरफॉर यू विल बी रीचिंग टू द लीगल ड्यू डेट। ये एक बहुत सिंपल सा मुद्दा है। अब जबकि लीगल ड्यू डेट आने तक सेलर राह देखेगा, क्योंकि जब लीगल ड्यू डेट होगी तभी तो पैसा बिल जिसको बोलते हैं कि एक्सपायर होगा, ऑनर होगा, तो ऑनर होने तक की राह देखनी पड़ती है सेलर को, तब जाके पैसा मिलने वाला है। तो बायर तो उसके लीगल ड्यू डेट के हिसाब से पे करेगा और सेलर उस दिन आने तक का राह देखेगा, क्योंकि उस दिन उसको पैसा मिलने वाला है। लेकिन कभी कभार ये हो जाना है कि सेलर को पैसे की अर्जेंट नीड हो जाती है और समझ लीजिए अभी भी ड्यू डेट आई नहीं है। अब जब मैं खाली ड्यू डेट बोलता हूँ ना, ऑब्वियसली यू हैव टू ट्रीट इट एज लीगल ड्यू डेट ना, ऑलवेज। कोई सिर्फ आपको ड्यू डेट बोलता है तो अभी कौन सा ड्यू डेट पकड़ना चाहिए, तो क्या लीगल ड्यू डेट पकड़ना चाहिए, ये ध्यान रखना ऑलवेज। सो बाय डिफॉल्ट जस्ट स्पीकिंग ड्यू डेट मीन्स लीगल ड्यू डेट, रिमेंबर प्लीज। सो ड्यू डेट आने तक की राह देखना पड़ेगा सेलर को, उसके पास उतना अभी ये है नहीं पेशेंस, उसको बहुत ही जरूरत है पैसे की अर्जेंट में। तो क्या करेगा, ये बिल को, जो बिल उसने ड्रॉ किया है, दिस इज अ बिल जो उसने ड्रॉ किया है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज की और डिटेल मुझे बताने की जरूरत नहीं, आई एम गोइंग इन द वे दैट वी कैन टारगेट टू द क्वेश्चन। बेसिक इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो जरूरी है, वो मैं कंप्लीट करता हूँ। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल का फॉर्मेट है, लीगल ड्यू डेट है, ये है वो है, वो सब आपको मालूम है, उसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा में नहीं उतरूंगा। लेकिन वॉट एवर द फॉर्मेट ऑफ बिल, वो एक हिसाब है। अब ये बिल को ये लेके जाएगा, ये लीगल एक प्रकार से इंस्ट्रूमेंट होता है, क्योंकि ये बिल पे जो है, ये बिल पे जो है एक प्रकार से स्टैंप वगैरह अटैच है वगैरह वगैरह, ये लीगलिटी पे ये पूरा चलता है, मतलब लीगल हम बोल सकते हैं इट इज अ लीगल इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट। तो इसकी जो है इंपॉर्टेंस ये बैंक वाले भी कर लेंगे कि ये लीगल है डॉक्यूमेंट और इसके सामने बैंक अपने को पैसा देगा। तो ये बिल जो है फिर हम करते हैं discounted against bill discounted in the bank। ये बिल जाएगा बैंक के पास, बैंक अपने को मतलब कि ड्रॉवर को, ये बात है कि भाई जो ये बिल जो बनाया है, बिल इज ड्रॉन बाय ड्रॉवर और इनमें से सेलर है ना, पार्टी का नाम मैं अलग अलग बता सकता हूँ, ड्रॉवर, सेलर, है ना। बिल इज ड्रॉन बाय सेलर। तो ये जो बिल है, ये बिल जो बैंक के पास जाएगा, बैंक ये लीगल बिल को ले लेगा और उसके सामने पैसा दे देगा। क्या दे देगा, पैसा दे देगा। ये पैसा किसको मिलेगा, ड्रॉवर को मिलेगा। किसको मिलेगा, ड्रॉवर को मिलेगा। आई मीन टू से नॉट जस्ट टू टेल द ड्रॉवर, बट वी शुड से द होल्डर ऑफ द बिल। क्या बोलना चाहिए, होल्डर ऑफ द बिल। जो बिल को एक्चुअल में डिस्काउंट करा रहा है उसको ये बिल का पैसा मिलेगा। यस, तो बिल का पैसा, बिल के सामने बैंक अपने को पैसा दे देगा एंड ये ड्रॉवर के पास पैसा आ जाएगा जो उसकी जरूरत थी। कहीं भी बीच के दिन में उसको जरूरत पड़ी होगी, है ना, तो फिर लीगल ड्यू डेट तक की उसको राह देखने की उसके पास पेशेंस नहीं है। ये समझ लीजिए यहाँ ये दिन पे मैंने बैंक के पास चला गया बिल डिस्काउंट कराने के पास, बिल डिस्काउंटेड के लिए, और यहाँ मैं बोलता हूँ डेट ऑफ बिल डिस्काउंटेड, डेट ऑफ बिल डिस्काउंटेड। समझ में आ रहा है, ये हो गया।
डेट ऑफ बिल डिस्काउंटेड, यस। तो ये एक और नई डेट आ गई जिस दिन बिल को डिस्काउंट कराया जाता है। अब बैंक जो है वो अपने से भी चार्ज लेगा, क्योंकि बैंक थोड़ी ना ये मुफ्त में अपने को बिल का पैसा देने बैठी है। बैंक इज गोइंग टू गिव, बैंक इज गोइंग टू चार्ज सम इंटरेस्ट, और ये में से उसका वो अपना खुद का प्रपोर्शन काट लेगा और बाकी का पैसा दे देगा। समझ लो बिल 5 लाख का है तो पूरा का पूरा 5 लाख नहीं मिलेगा, 5 लाख में से उसका इंटरेस्ट काट लेगा, और बैंक जो है वो अपना भी खुद का इनकम करता है। तो यहां बोलते हैं हम डिस्काउंटिंग द बिल। ये जो पॉइंट आया है उसमें भी बैंक अपना फायदा देखती है, बट ऑब्वियस है। अब खास सूचना ये थी, ये पूरा फॉर्मेट दिखाने से मैंने जो आगे तक लेके गया, डिस्काउंटिंग तक लेके गया, उससे पहले जब भी गुड्स सेलर ने बेचा है तो सेलर ने 2 ऑप्शन दिया था। आइदर you purchase from me on cash basis, then on the spot you give the money, whatever the money for that goods, जो भी होने वाला है वो आप कभी कभी ऑन द स्पॉट दे दो। मगर वो बायर बोलता है मेरे पास पैसा अभी के अभी देने के लिए नहीं है, इसलिए तो मैं क्रेडिट मांग रहा हूं, इसलिए तो ये क्रेडिट बेसिस पे उसका हो रहा है साहब। तो भाई साहब जब क्रेडिट बेसिस पे ये माल बेचा गया है, तभी यहां उसने ये एक कंडीशन रखी कि बिल के ऊपर अमाउंट क्या लिखा जाएगा। तो कि बिल था समझ लो 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख ऑन द स्पॉट पे करता है तो अभी का अभी कैश पेमेंट करके 1 लाख तेरे को मैं चार्ज करूंगा। लेकिन तू मेरे को 5 महीने का क्रेडिट पीरियड मांग रहा है, तो 5 महीने के बाद तू जब मेरे से पूछे तो मैं तुझसे 1 लाख का 1 लाख ही नहीं लूंगा 5 महीने के बाद। 5 महीने के बाद वो 1 लाख का बढ़ गया होगा, कुछ तो इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं। वही 1 लाख समझो मैं बैंक में इन्वेस्ट करता तो बैंक भी मेरे को इंटरेस्ट देती है। तो मेरा पैसा जो मैंने एक क्रेडिट पीरियड का हिसाब मेरे को कंसिडर करना है, तो 5 महीने का क्रेडिट का हिसाब इंटरेस्ट का मुझे जोड़ना चाहिए। तो एक बात है, यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग अभी बीच में डिस्कशन में ला रहे हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स। एंड में साथ में क्या करता हूं मालूम है, फॉर्मूला भी लिखवा ही देता हूं, है ना, आपका दोनों काम हो जाएगा। देखो सबसे पहले बायर को कितना पेमेंट करना पड़ेगा 5 महीने के बाद। फॉर एग्जाम्पल 5 महीना ऐसे ही मैं बोल रहा हूं कुछ भी, तो बायर बोलेगा सर 1 लाख तो अभी का अभी मेरे को पे करना है, जो मैं पे कर दूं तो 1 लाख रुपया उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वर्थ। क्या बोलते हैं हम? प्रेजेंट वर्थ। इसको बोलते हैं हम प्रेजेंट वर्थ। इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं दैट अमाउंट टू बी पेड फॉर रेडी कैश ऑन द स्पॉट, बोलते हैं ना ऑन द स्पॉट पेमेंट करेंगे तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट वर्थ। अब आप सोच लीजिए ये प्रेजेंट वर्थ 1 लाख था, मगर मैं उसके पास से 5 महीने के लिए क्रेडिट का हिसाब देख के उसको बोलूंगा अभी 5 महीने के बाद तू पे करने वाला है, तो आई वुड चार्ज सम इंटरेस्ट। तो उसके बाद जो टर्म आता है उसको हम बोलते हैं दैट इज सम ड्यू। सम ड्यू जो है दैट इज अमाउंट टू बी पेड आफ्टर some credit period, that is including
some interest which is known as true discount. भाई साहब क्या बोलेंगे उसको? ट्रू डिस्काउंट। तो ट्रू डिस्काउंट का भी मैंने यहाँ पे टर्म कवर कर लिया। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू डिस्काउंट? तो द इंटरेस्ट टेकन बाय सेलर फ्रॉम द बायर फॉर दैट गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर दैट मच क्रेडिट पीरियड, है ना? वो ट्रू डिस्काउंट भी कैलकुलेट कैसे करा जाएगा? सो वेरी इंपॉर्टेंटली ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला, the true discount is always calculated on present worth. So present worth into भाई साहब n into r upon 100। अब इसमें एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, ट्रू डिस्काउंट is always calculated on present worth। वो भाई साहब इधर कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखता हूं। आर बोलेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन बोलेगा तो क्रेडिट पीरियड लिखूं मैं, क्रेडिट पीरियड इन टर्म्स ऑफ मंथ्स, है ना? तो मंथ में रहेगा तो n, मंथ में है तो n अपॉन 12 करना पड़ेगा उसको। एक्चुअली में n कंसिडर करा जाता है इन ईयर्स, फॉर्मूला में क्या होता है, ईयर में होता है ये। अगर जो वो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मंथ में दिया रहेगा तो ये मंथ में से ईयर में कैसे कन्वर्ट करने का, अपॉन 12 करके, अपॉन 12 करके। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये होता है। और कभी कभी इंफॉर्मेशन शायद ऐसा हो सकता है कि डेज में भी हो कि मैंने इतने दिन का क्रेडिट पीरियड दिया है उसको, तो डेज के हिसाब से डेज को ईयर में कन्वर्ट करना तो अपॉन 365 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ओके। सो मेरा ट्रू डिस्काउंट जो है वो एक्स्ट्रा मैं चार्ज करूंगा, सेलर विल चार्ज एक्स्ट्रा ट्रू डिस्काउंट, मतलब वो प्रेजेंट वर्थ हो जाएगा। प्रेजेंट वर्थ में उसका क्या हो जाएगा, ट्रू डिस्काउंट ऐड हो जाएगा तो सम ड्यू मिल जाएगा। देखो फॉर्मूला कौन सा जनरेट होना चाहिए, क्योंकि सम ड्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। सिंपल, ये फॉर्मूला जनरेट हो गया भाई साहब। सम ड्यू जो जानना है, 5 महीने के बाद उस बायर के पास से मेरे को कितना लेना है, तो कितना लेंगे, तो सीधी बात है, आज के तारीख में जो मेरे आज के डेट में मैं कैश बेसिस पे सेल कर रहा हूँ 1 लाख रुपए तो मेरे को लेना ही था, प्लस उस पर जो मैं ट्रू डिस्काउंट कैलकुलेट किया हूँ 5 महीने के लिए वो भी मैं गिनती करके ले लूंगा, वो भी ऐड करके उसमें उसके साथ उसके पास से मैं वसूलूंगा। तो ट्रू डिस्काउंट उसमें ऐड होगा प्रेजेंट वर्थ में, तब जाके मुझको मिलेगा सम ड्यू। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जनरेट हो गया। गेटिंग? एक के बाद एक टर्म्स के साथ साथ फॉर्मूला भी कवर अप कर रहा हूं। तो अब देखो इतनी जो बात मेरी चली इसको आप प्रॉपरली समझो, तो इतना डिस्कशन मेरा कंप्लीट हुआ। कितना डिस्कशन कंप्लीट हुआ, तो कि सेलर ने गुड्स बेचा है क्रेडिट पे, ये मेरा चित्र देखो, क्रेडिट पे मेरे बेचा है, और सीधी बात है आप लोगों ने उसके बाद ये उसको बिल बना के दिया है, सेलर ने बायर को वो बिल बना के लिया है, उस पे उसके उसने सम ड्यू लिखा है। अच्छा एक और बात, ये जो फॉर्मूला ऊपर मैंने लिखा ना थर्ड वाला, उसको मैं ऐसा भी बता सकता हूं, दिस फॉर्मूला वो अपॉन में 12 वाला हिसाब वगैरह था ना, तो ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला हमारा ऐसा भी बनेगा, प्रेजेंट वर्थ जो आपको पहले से लगता है कि भाई वो एन का मतलब मंथ में होना है, आर अपॉन 100, ये तो रेट के लिए अपॉन 100 करते ही है, एन अपॉन 12 करके लेंगे, जो ऐसा मैंने लिख के बताया है। तो हियर वी शुड से दैट एन रेफर्स टू
क्रेडिट पीरियड इन मंथ। तो यहाँ मैंने जो जनरली लिखा था वहां पे आप मंथ हटा सकते हो, बिकॉज इट इज क्रेडिट पीरियड, दैट पीरियड मे बी इन days, that period may be in months. If it is in months, very important, if it is in months, तो मंथ के हिसाब से मुझे सीधी बात है अपॉन 12 करना पड़ेगा, n अपॉन 12 करना पड़ेगा, तो ही जाके वो ईयर में कन्वर्ट होना है। तो भाई साहब अब बात होती है ये कि ये जो सेलर है उसने बिल तो बना के लिया है, बायर के पास उसने बिल को भेजा है, बायर का उस पे साइन लिया है, बायर ने बिल को एक्सेप्ट किया है, बायर ने बिल एक्सेप्ट करके वापस उसको सेलर को भेज दिया, एक कॉपी बायर के लिए उसको देना है तो वो दे देता है। बस अब जाके खत्म होती है बात ये, इस सेलर के पास यही अब रहता है कि भाई लीगल ड्यू डेट आए तब तक राह देखो, तब तक पैसा मिलने वाला नहीं है। बट इवेंचुअली ये होता है कि भाई सेलर को अर्जेंटली पैसे की जरूरत आ गई और वो जा रहा है बिल लेके बैंक में, बीच में कहीं ये दिन को देखो मैंने ये बना के रखा है चार्ट में, तो वो है डेट जबकि वो बिल डिस्काउंट कराने के लिए बैंक में जा रहा है। तो डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग अब बारी आएगी बैंक की कि जब हम बिल को डिस्काउंटेड कराने जा रहे हैं। ये रहा बैंक और यहाँ है हमारा बिल। ये बिल जो है हम बैंक को सबमिट कर रहे हैं और बिल का पैसा, बिल के सामने हम जो है पैसा हम बैंक के पास से कलेक्ट कर रहे हैं। बिल जो है बैंक रखेगा। ये बैंक बिल कब तक रखेगा? तो सीधी बात है सर, बिल तो तब तक ही रखा जाएगा जब तक लीगल ड्यू डेट है। बस बैंक भी क्या करेगी, लीगल ड्यू डेट की राह देखेगी और बैंक उसके लीगल ड्यू डेट पे उसके पास से पैसा वसूल कर लेगी। मेन मुद्दा ये है, बैंक के पास जैसे ही बिल आया है, ये जो सेलर ने बिल लेके गया है तो सेलर ने बिल को डिस्काउंट कराया है, बैंक ने उसको सामने पैसा दे दिया। तो जब है बैंक जब अपने को पैसा देती है तो एक नया शब्द सामने आता है जिसको हम बोलेंगे बैंकर डिस्काउंट। या बैंकर डिस्काउंट ये क्या है शब्द? ओके, बैंक विल टेक some charge or you may say interest for discounting the bill and providing cash against it। भाई साहब वो आपको पैसा प्रोवाइड करता है बिल के सामने, सो उसके हिसाब से वो आपको पैसा जब दे रहा है तो वो भी आपके पास से इंटरेस्ट लेगा भाई साहब। देयरफॉर बैंकर डिस्काउंट जो है वो किस पे कैलकुलेट होगा? एक बात ध्यान रखना, बिल जो बनता है वो बिल के ऊपर हमने सम ड्यू का अमाउंट लिखना है, क्योंकि वो 5 महीने के बाद वाला है ना। तो 5 महीने के बाद मेरे को क्या लेना है बायर से? क्योंकि जो मैंने 1 लाख का माल बेचा था वो 1 लाख का 1 लाख ही नहीं लेना है, 1 लाख के ऊपर उसका इंटरेस्ट भी चढ़ेगा, वो इंटरेस्ट को भी जोड़ा है ना मैंने ट्रू डिस्काउंट। तो सम ड्यू होता है और सम ड्यू का ही मतलब होता है, दूसरा शब्द है फेस वैल्यू, ध्यान रखना। सम ड्यू मतलब ही यहाँ लिख के रखो, सम ड्यू के जगह पे हम फेस वैल्यू भी बोल सकते हैं। फेस वैल्यू का मतलब ही है कि उसके फेस पे क्या लिखा है। फेस पे मतलब बिल पे कितना लिखा है, बिल के फेस पे बोलने का मतलब ये है। सो फेस वैल्यू भी सेम है, मगर फेस वैल्यू को अपन बोलने के लिए एक सिचुएशन के हिसाब से बोल सकते हैं। बाकी आप फेस वैल्यू सम ड्यू बोलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर सम ड्यू का टर्म पहले बोला जाएगा जब इस बिल को बनाते हैं, तो नक्की करते हैं हम कि उसके पास से मेरे को कितना लेना है, और फिर फेस वैल्यू वो जनरेट बोलने के लिए होता है शब्द, क्योंकि वो फेस वैल्यू बिल पे लिखा जाता है। ठीक है, वो मतलब दोनों का मीनिंग सेम है, अमाउंट वही है, फेस वैल्यू बोलेगा तो ही। तो बैंकर डिस्काउंट इज ऑलवेज चार्ज, बैंक के डिस्काउंट किस पे चार्ज होता है, बात ये थी मेरी अभी। तो बैंकर डिस्काउंट इज ऑलवेज चार्ज ऑन
फेस वैल्यू बोलो या सम ड्यू बोलो, मेरे को फेस वैल्यू बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी आप सम ड्यू भी लिखे तो वांदा नहीं है। सो बैंकर डिस्काउंट किसके ऊपर चार्ज करा जाता है? फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू पे कैलकुलेशन होगा। अब बैंक कितने दिन के लिए अपने को इंटरेस्ट लेगा? तो जब हमने बैंक के पास बिल को डिस्काउंट कराया था इस दिन, जब मैंने बैंक के पास बिल को डिस्काउंट कराया था इस दिन पे, और ये दिन से लेकर लीगल ड्यू डेट तक मुझे बैंक बोलेगी मैं इतने दिन का तुम्हारे पास से इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ये देख दिखता है कि नहीं? ये है हिसाब। लाल लाल देख। तो भाई साहब सीधी बात है, बैंक जो है उतने ही दिन का मेरे से इंटरेस्ट ले सकती है जितने दिन उसने अपना बिल रखा हुआ है। तो भाई साहब बैंकर डिस्काउंट फाइंड करने का फॉर्मूला, एक तो फेस वैल्यू पे फाइंड होता है, इसलिए फेस वैल्यू इनटू एन अपॉन, पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चलता है आर अपॉन 100 बोल देता हूँ तो एक बात खत्म हो जाए, अपॉन एन इंटू एन अपॉन 365। अब यहाँ पे क्या मामला है? तो कि आर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। एन का मतलब क्या बना जाएगा यहाँ पे? तो कि नंबर ऑफ डेज, क्लियरली लिख रहा हूँ नंबर ऑफ डेज, और इसलिए डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 365 कर रहा हूँ। देख लो, नंबर ऑफ डेज फॉर विच बिल इज kept बाय बैंक। बैंक के पास कितने दिन के लिए बिल रहा है, उस हिसाब से वो उतने दिन के ही लिए इंटरेस्ट गिनती की जाएगी। बैंक आपसे ज्यादा नहीं ले सकता है, बैंक उतने ही दिन के लिए अपने पास से इंटरेस्ट लेगा। तो बैंकर डिस्काउंट कैलकुलेट करना है पहले तो फेस वैल्यू पे, और वो भी उतने ही दिन के लिए जितने दिन के लिए बिल बैंक के पास रहेगा। तो सीधी बात है, एन मतलब नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे मैं और स्पेसिफाई कर रहा हूं, नंबर ऑफ डेज बिटवीन डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग टू लीगल ड्यू डेट। भाई साहब लीगल ड्यू डेट तक कभी से कैलकुलेशन करना है? तो के नंबर ऑफ डेज किसके बीच में कैलकुलेट होना है? तो के डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग से लेकर लीगल ड्यू डेट तक के बीच का ड्यूरेशन इन टर्म्स ऑफ डेज आपको कैलकुलेट कर देना है, एंड दैट इज गोइंग टू बी द एन। बट डेज में इंफॉर्मेशन होगी, इसलिए हम उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 365 करेंगे। बराबर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बैंकर डिस्काउंट हो गया। अब जब सुन सुन लीजिए, बैंक तो अपने को पैसा जब दे रहा है तो फेस वैल्यू देख के दे रहा है। तो फेस वैल्यू में जितना बिल बिल का जो फेस वैल्यू लिखा होगा, वो फेस वैल्यू का पूरा पैसा थोड़ी अपने को दे देगा। बैंक भी वो जो बैंकर डिस्काउंट चार्ज करने वाली है तो वो कैसे करेगी चार्ज? क्योंकि वो अपने से अलग से चार्ज नहीं करेगी, वो फेस वैल्यू का जो पैसा हमको देने के लिए बनता है ना, वो अपने को उसमें से काट के दे देगी। तो भी अपने को कम देगी थोड़ा। वो कम क्यों देगी? क्योंकि वो बैंकर डिस्काउंट का प्रोपोर्शन अपना काट लेगी और बाकी का पैसा हमको दे देगी। तो और एक नया टर्म इसमें आपके सामने मौजूद हो रहा है, तो वहां अपने को बोलना है कैश वैल्यू। क्या बोलना है? कैश वैल्यू is the amount which drawer will get from bank after deducting banker's discount by bank for discounting the bill। भाई साहब कैश वैल्यू जो है वो किसको मिलेगा?
तो क्या ड्रॉवर को मिलेगा, मतलब जो बिल, ड्रॉवर बोलो अभी, सेलर बोलो, ये शब्द अपने को आंदा नहीं है अभी, सेलर बोलो ड्रॉवर बोलो, क्योंकि बिल तो सेलर के पास है बेसिकली, ऐसे ही मान के हम ड्रॉवर बोल सकते हैं। वो ड्रॉवर जो है बिल को बैंक डिस्काउंट कराने लेके गया है, तो बैंक क्या करेगी, उसके पास से वो बिल के फेस वैल्यू में से उसका बैंकर डिस्काउंट काट के ले लेगी, और जो बचा हुआ पैसा है वो कैश वैल्यू उसको वापस दे देगी। मतलब कैश वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ जनरेट होना है, दैट इज फेस वैल्यू माइनस बैंकर डिस्काउंट, है फेस वैल्यू माइनस बैंकर डिस्काउंट, ये हो गया है तुम्हारा हिसाब फॉर्मूला का। बैंकर डिस्काउंट का एक हो गया, और बैंकर डिस्काउंट के बाद कैश वैल्यू जो मिलने वाली है सेलर को, उसका हिसाब अलग हो गया। सो दिस इज व्हाट कैश वैल्यू फॉर्मूला। अब भाई साहब ये हो जाने के बाद एक आध दो मुद्दे जो है वो इम्पोर्टेंट ध्यान में रखने जैसे हैं, जिसके अंदर बैंकर गेन का माहौल क्रिएट होता है। तो बैंकर गेन किसको बोलते हैं, बीजी, दिस इज व्हाट बैंकर्स गेन, हम उसको क्या बोलेंगे, बैंकर्स गेन। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि बैंकर गेन इज अ डिफरेंस बिटवीन banker discount BD and true discount, that is TD। भाई साहब तो बैंकर्स गेन का फॉर्मूला क्या हो गया, बैंकर्स गेन का फॉर्मूला क्या हो गया, ओके बैंकर्स गेन का फॉर्मूला हो गया बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। अब आप बोलेंगे सर जी ये जो फॉर्मूला रहा इसमें ये पता चलता है कि आपका बैंकर डिस्काउंट जो है वो ट्रू डिस्काउंट से ज्यादा रहेगा, तभी जाके जो डिफरेंस होगा वो बैंकर्स गेन के तौर पे हम फाइंड आउट कर पाएंगे ना। सो बैंकर्स गेन का हिसाब ये जो चला उसके अंदर बैंकर डिस्काउंट इज मोर देन ट्रू डिस्काउंट, ये श्योर होता है क्योंकि बैंकर डिस्काउंट माइनस लिखा है ना। सो वी कैन से दैट बैंकर डिस्काउंट इज ग्रेटर देन ट्रू डिस्काउंट लाइकवाइज। एक बात है, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन की बात है। ऑल्सो बैंकर्स गेन का और एक फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बैंकर डिस्काउंट जो है ये वाला फॉर्मूला जो चार्ज करने का है अपने को, वो फॉर्मूला किस पे डिपेंड करता है, तो बैंकर्स गेन इज चार्ज और यू में से कैलकुलेटेड ऑन ट्रू डिस्काउंट। तो क्या भाई साहब बैंकर डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन ट्रू डिस्काउंट फॉर्मूला बताइए, तो बैंकर्स गेन इज इक्वल्स टू ट्रू डिस्काउंट इनटू एन अपॉन, पहले आर का हिसाब लिखते तो आर लिखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आर अपॉन 100 उतने रेट के हिसाब से चार्ज करा जाएगा और उतने ही दिन के हिसाब से चार्ज करा जाएगा जितने दिन बैंक के पास वो बिल रहा है। सो अगेन दैट द वैल्यू फॉर एन स्पेसिफाइज फॉर number of days for which bill remains with bank। कोई चीज मैंने ऊपर लिखी थी ना भाई, देखना भाई, नंबर ऑफ डेज फॉर विच बिल इज केप्ट बाय बैंक, केप्ट रखा उसके पास बैंक ने अपने पास जितने दिन के लिए, वही बात हो गई, बिल इज रिमेन्ड विद बैंक, एक ही बात है ना भाई साहब। विद दिस वी कैन से दैट द बैंकर्स गेन के दो फॉर्मूले यहाँ पे कवर हो जाते हैं। बैंकर्स गेन के दो फॉर्मूले होते हैं, ये ध्यान रखेंगे इससे। तो जितने भी हाईलाइटेड है वो देखो फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए बहुत जरूरी है, आप लिखते ही जा रहे थे तो आपके पास कलेक्शन ये बहुत बड़ा मतलब फॉर्मूला बुक में भी आपने लिखा होगा कि तो ये आपने बराबर से इस तरह से अपने बुक में मेंशन करना है।
अदरवाइज क्या होता है, अपने पास ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्शन जो होता है होना चाहिए फॉर्मूला का, इस फॉर्मेट में होना जरूरी है। सब फॉर्मूलाज को अपन डिस्कशन में ले लिया है। सो आई रिपीट, वेरी फर्स्ट कम्स प्रेजेंट वर्थ। प्रेजेंट वर्थ जो अमाउंट ऑन द स्पॉट पेमेंट करके बायर अपने से जो माल खरीदने के लिए लेके जाने वाला है तो लेके जा सकता है। दिस इज कैश प्राइस, आई मीन आई कैन से। सम ड्यू बोलेगा तो जो पैसा बायर पे करेगा क्रेडिट पीरियड के बाद, तो क्रेडिट पीरियड उसमें जोड़ा जाता है, इसलिए उसमें अपन उसका इंटरेस्ट भी जोड़ देगा, तो उसको हम इंटरेस्ट को बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? ट्रू डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रेजेंट वर्थ इनटू n अपॉन 12, बिकॉज मेन फॉर्मूला इधर लिखा है मैंने, n अपॉन 12 इंटू r अपॉन 100। n मतलब नंबर ऑफ months. Suppose if it is given, credit period is given in terms of months, तो month को year में convert करने के लिए upon 12 करना पड़ेगा। Therefore, this is the true discount formula. True discount जो आप present worth में add कर दोगे तो आपको sum due मिलेगा। sum due को ही हम face value बोल सकते हैं। sum due को ही हम, क्योंकि यही sum due बिल के ऊपर लिखा जाता है और बिल के ऊपर जो लिखा जाता है उसको हम face value बोलते हैं। That is why sum due is also known as face value. बैंक के पास जब डिस्काउंट कराने के लिए लेके जाते हैं तो बैंक अपने को बिल के सामने पैसा देगा, तो बैंक अपने पास से बैंकर डिस्काउंट चार्ज करता है और बैंक देखता है कि बिल के ऊपर कितना अमाउंट लिखा है। मतलब बैंक इज ऑलवेज गोइंग टू सी द फेस वैल्यू ऑफ द बिल। सो बैंकर डिस्काउंट बैंक विल बी गोइंग टू चार्ज, दैट इज अ काइंड ऑफ चार्ज और इंटरेस्ट यू कैन से ऑन द फेस वैल्यू। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू इंटू आर अपॉन 100 इंटू एन अपॉन 365। दिस इज द फॉर्मूला for the banker discount. And when banker discount is taken by bank, तो face value में से banker discount कट जाएगा और बाद में जो है पैसा हमको रिटर्न कर दिया जाएगा। That is going to be the cash value. So cash value is the amount remitted by the bank after deducting the banker discount against that particular bill. Finally, बैंक का भी एक बैंकर्स गेन का हिसाब हम लोग देखते हैं। बैंकर गेन का दो फॉर्मूला है एंड बेसिकली बैंकर डिस्काउंट इज अ डिफरेंस बिटवीन द बैंकर्स गेन इज अ डिफरेंस बिटवीन बैंकर डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर बैंकर गेन। एंड बैंकर गेन का एक और फॉर्मूला है जो बैंकर गेन ऑलवेज चार्ज्ड ऑन और कैलकुलेटेड ऑन ट्रू डिस्काउंट। ध्यान रखें, ऑलवेज कैलकुलेट डाउन। ये सब थियोरी में ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि बैंकर डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन ट्रू डिस्काउंट, दैट्स इट। ट्रू डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन ओके प्रेजेंट वर्थ, ऐसा सब आपको बता सकते हैं। बैंकर डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू और यू कैन से सम ड्यू। ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए, ये सब थियोरिकली आपको इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। सो बैंकर डिस्काउंट इज ऑलवेज चार्ज ऑन ट्रू डिस्काउंट, उसका ये फॉर्मूला हो जाएगा ट्रू डिस्काउंट इनटू आर अपॉन 100 इनटू एन अपॉन 365। अगेन दिस इज अ इंफॉर्मेशन बैंकर्स गेन वी आर कैलकुलेटिंग फॉर बैंक। तो बैंक के लिए तो वो कितने दिन का इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज होगा, तो उतने ही दिन के लिए होगा जितने दिन के लिए बैंक के पास वो बिल पड़ा है। सो बैंक के पास कितने दिन के लिए बिल पड़ा है तो वो हम गिनती करते हैं बिटवीन कौन से दो डेट के बिटवीन, फिर डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग से लेकर लीगल ड्यू डेट तक के दिन कितने होते हैं वो हम नंबर ऑफ डेज के तौर पे कैलकुलेशन में लेते हैं। फाइन स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एक प्रकार से थियोरिटिकली मैंने जो मेरी चर्चा रखनी थी वो मैंने कंप्लीट करी है। अलग अलग डेट को हम बोलते हैं, जिसमें भी डेट जब जो दिन को बिल बनता है उसको बोलते हैं डेट ऑफ बिल ड्रॉन। जो भी बिल ड्रॉ किया जाता है उसको बोलते हैं डेट ऑफ बिल ड्रॉन। देन बीच में हमने पहले कैलकुलेट किया नॉमिनल ड्यू डेट, जितने महीने का क्रेडिट पीरियड है वो ऐड कर देंगे तो नॉमिनल ड्यू डेट मिलता है। नॉमिनल ड्यू डेट में 3 दिन ऐड करेंगे ग्रेस पीरियड का तो हमको लीगल ड्यू डेट मिलता है। और बीच में कहीं भी बैंक से उसने डिस्काउंट करा के लिया है तो उस दिन को हम बोलते हैं डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग। डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग। यहाँ मैं आज की चर्चा खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।